नमस्कार साथियों। तो आज हम अपनी नई क्लास शुरू करते हैं जिसमें हम आपको सिखाएंगे जीएसटी की बेसिक नॉलेज आपको देंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जीएसटी है क्या। तो व्हाट इज जीएसटी? तो जीएसटी जो है इसकी फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो जीएसटीएन उसमें जो हम नंबर लेते हैं तो उसको कहते हैं जीएसटीएन। जो जीएसटीएन की फुल फॉर्म है जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, और ये जो है वो 15 डिजिट का होता है। तो इसका जो फॉर्मेट है वो किस तरीके से दिखता है, पहले 2 डिजिट वो स्टेट के कोड को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो किसी भी स्टेट में, वो जिस स्टेट में आप नंबर ले रहे हो उस स्टेट के कोड को वो उसमें दिखाते हैं। उसके बाद अगले जो टोटल 10 नंबर होते हैं उसमें आपका पैन नंबर, जो भी एप्लीकेंट है उसका पैन नंबर दिखाया जाता है। थर्ड आता है कोई एक डिजिट, जो आपके पैन नंबर में 4 न्यूमेरिकल डिजिट होते हैं उसमें से कोई भी एक रैंडमली चूज किया जाता है। उसके बाद आ जाता है जेड, जो बाय डिफॉल्ट सभी जीएसटीएन नंबर में होता है। जो भी हम ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जीएसटी नंबर लेते हैं उसमें जेड बाय डिफॉल्ट होता है। और लास्ट में कोई भी एक नंबर हो सकता है, वो अल्फाबेटिक भी हो सकता है, वो न्यूमेरिकल भी हो सकता है। तो जो टाइप ऑफ जीएसटी जो टोटल कितने टाइप्स का है, तो जीएसटी जो रेट का लगता है, जैसे जीएसटी में टैक्स लगता है वो टोटल कितने टाइप का लगता है, वो एक है 0%, जैसे जिसमें मिल्क वगैरह आता है जिसमें टैक्स नहीं लगता। उसके बाद आता है 5%। 5% में वो आइटमें आती हैं जैसे मान लीजिए चीनी है, चाय पत्ती है, कुछ स्पाइसेस वगैरह है, वो 5% की कैटेगरी में आते हैं। अगला आता है 12% जीएसटी, जिसमें 12% जीएसटी एप्लीकेबल होता है, जैसे कंप्यूटर हो गए, मोबाइल फोन वगैरह हो गए एक्सेट्रा, उसमें 12% की कैटेगरी आते हैं। अगले आते हैं 18%। 18% में वो आइटमें आती हैं जैसे टेलीफोन हो गए, थोड़ी लग्जरी टाइप में आइटमें आ जाती हैं। और लास्ट में आ गया 28%। 28% में जो एक्स्ट्रा लग्जरी आइटम जैसे एसी हो गया, सीमेंट हो गया, या कोई भी लग्जरी आइटम है वो 18% की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मैंने एक दो आइटमें ही बताई हैं। अगर इसकी पूरी डिटेल देखिए तो बहुत ज्यादा आइटमें हैं, ऑल ओवर इंडिया देखिए कई लाखों में आइटमें हैं। तो वो सारी जो आइटम वो इन्हीं 5 कैटेगरी में आते हैं। कुछ और आइटमें भी हैं जैसे गोल्ड वगैरह हो गया, वो 3% में, वो अलग चीज है। तो आगे चलते हैं। जीएसटी जो अप्लाई कैसे होता है, मतलब जब भी कोई जीएसटी में रजिस्टर करता है तो जो भी उसमें टैक्स लगता है, जैसे मान लो 0%, 5% वो उसमें लगता है, तो उसको जीएसटी उसमें अप्लाई हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी बंदे ने कोई सामान परचेज किया, जो भी सामान परचेज किया उसमें जो भी टैक्स उसको पे किया वो उसका इनपुट टैक्स हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ, एग्जांपल से आपको इजीली समझ आ जाएगा। मान लीजिए हमने 100 रुपए की कोई आइटम खरीदा जिसमें 5% टैक्स, यानी 5 रुपए टोटल बिल में जो टैक्स इंक्लूड हो जाएगा, तो उसकी जो टोटल वैल्यू बनेगी वो 105 रुपए बनेगी, जिसमें 100 रुपए आइटम का रेट है और 5 रुपए टैक्स है जो हमने पे किया है, जो हमने इनपुट टैक्स लेना है अभी आगे। और अब सभी व्यापार प्रॉफिट कमाने के लिए, कोई बंदा जब काम करता है वो प्रॉफिट कमाने के लिए करता है। प्रॉफिट वो अपने आइटम जो उसने खरीदी है उसके रेट में प्रॉफिट इंक्लूड कर लिया। फॉर एग्जांपल बंदे ने 100 का वही सामान खरीदा था, अब वो उसको 10 रुपए ऊपर प्रॉफिट रख के बेचना चाहता है, तो वो 110 रुपए का सामान बेचेगा। 110 रुपए में 5% टैक्स लगेगा, वो 5.5 रुपए। तो जो 5.5 है उसका आउटपुट टैक्स होगा। अब हमने जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, वो जो हमने आउटपुट टैक्स जो हमने सेल पे लिया है, मान लो 5.5 रुपए हमने सेल पे टैक्स लिया है और 5 रुपए हमने जब परचेज की थी वो हमने इनपुट टैक्स ले लिया था, तो उसका जो डिफरेंस आएगा 5.5 का जो डिफरेंस है 50 पैसे, वही उसको आगे जो है वो गवर्नमेंट को, सरकार को पे करने होते हैं। तो इस तरह आइटम में जो जीएसटी लगता है वो इस तरीके से लगता है। जो इनपुट होता है वो हमारा लेस हो जाता है, जो आउटपुट हमने लिया है, जो हमने सेल पे टैक्स लिया है उसमें से जो हमने परचेज में टैक्स पे कर दिया ऑलरेडी, तो वो उसमें से लेस हो जाएगा। अब जीएसटी इनवॉइस में कैसे एप्लीकेबल होता है, वो उसी तरीके से है। तो जीएसटी जो है वो 2 तरीके से अप्लाई होता है। एक तो होता है कि हम अपनी स्टेट में काम कर रहे हैं, उसी स्टेट में टैक्स अप्लाई होगा, और सेकंड होता है कि हमने अपनी स्टेट में से किसी दूसरी स्टेट को सामान बेचा है तो उसमें टैक्स कैसे लगेगा। जो अपनी स्टेट में हम काम करते हैं उसको 2 तरीके से बाइफरकेट किया जा रहा है। पहला है एसजीएसटी। एसजीएसटी मतलब जो स्टेट का टैक्स है, और सीजीएसटी मतलब जो सेंटर का टैक्स है। जब भी मान लीजिए तो 2 तरीके से स्टेट में टैक्स लगता है। मान लीजिए हमने एक मोबाइल खरीदा, जो मोबाइल पे टैक्स आपको पता है 12% है। तो मान लीजिए हमने कोई मोबाइल के एग्जाम्पल हम मान लेते हैं आइटम वो 100 रुपीज की है, तो सॉरी 1000 रुपीज की है, और उस पर 12% टैक्स लगा है, तो उस पर टैक्स होगा 120 रुपए। अब अगर स्टेट में ही हमने सामान बेचा है तो वो 12% को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिए 6-6% में,
तो टैक्स लगेगा। मोबाइल की जो वैल्यू है 1000 रुपीज। जो स्टेट का टैक्स है वो 6% लगेगा 60 रुपीज, और जो सेंटर का टैक्स है वो 60 रुपीज लगेगा जो हमने सेंटर को पे करना है। तो टोटल जो इनवॉइस की वैल्यू हो जाएगी वो 1120 रुपए हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर वही टैक्स है हम अपनी एक स्टेट से, मान लीजिए बंदा चंडीगढ़ का है, वो पंजाब को सामान बेच रहा है, तो उसमें जो टैक्स है वो टोटली 100%, मतलब 12% की आइटम है तो 100% IGST में लग के वो पे होगा। उसी एग्जांपल को हम आगे करते हैं। मान लीजिए वो 100 रुपए का ही मोबाइल है, इसमें जो टैक्स लगेगा अब SGST और CGST ना लग के IGST लगेगा, वो सीधा टोटल 12% के 120 रुपए, और जो मोबाइल की वैल्यू हो जाएगी वो 1120 रुपए हो जाएगी। इस प्रकार कोई भी माल खरीदता है, स्टेट में ही बंदा सामान बेचता है, तो उसमें SGST और CGST लगेगा। हाँ, लेकिन अगर वो यूनिट टैक्स है तो वो SGST की जगह UTGST लगेगा। और अगर बंदा किसी दूसरी स्टेट में सामान बेचता है तो उसमें IGST में, जिसको इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं, वो इकट्ठा पूरे का पूरा टैक्स वहीं पे 100% लग जाएगा। अब मान लीजिए अगर हमने GST रजिस्ट्रेशन करना है तो GST रजिस्ट्रेशन के टाइप कौन कौन से होते हैं, किस किस टाइप के हम GST रजिस्टर करा सकते हैं। तो मेनली इसके दो टाइप्स हैं। पहला है कंपोजिट फॉर्म, मतलब आप कंपोजिट डीलर भी बन सकते हो, और एक होता है रेगुलर फॉर्म। तो इन दोनों को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कंपोजिट फॉर्म होती क्या है और रेगुलर फॉर्म होती क्या है। तो सबसे पहले इसके ऊपर था टर्नओवर लिमिट। अगर किसी फर्म की एक साल की जो सेल है वो 1.5 करोड़ से कम है तो वो कंपोजिट में एनरोल करवा सकता है, कंपोजिट नंबर ले सकता है। लेकिन अगर किसी की एक साल की जो टर्नओवर है, टर्नओवर मैं सप्लाई को कह रहा हूँ, उसमें वैट में पहले सेल को माना जाता है, लेकिन GST में हर तरह की सप्लाई, भले ही आपने अपनी एक फर्म से दूसरी फर्म में अपना सामान भेजा हो, ट्रांसफर किया हो, वो भी आपकी टर्नओवर में इंक्लूड होगा। तो अगर 1.5 करोड़ से ज्यादा आपकी टर्नओवर है तो आपको रेगुलर नंबर ही लेना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर 1.5 करोड़ से कम है तब भी आप ले सकते हो, लेकिन कंपल्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन 1.5 करोड़ से ऊपर होने पे आपको रेगुलर ही लेना पड़ेगा। उसके बाद आगे आते हैं ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन। अगर एक फर्म 1.5 साल से, जो मैंने पहले बताई थी कि अगर 1.5 करोड़ से कम की प्रोप्राइटर है तो भी, अगर किसी बंदे की 1.5 करोड़ से कम है तो वो चाहे तो कंपोजिट ले सकता है, चाहे तो रेगुलर ले सकता है। लेकिन उसमें दूसरे में क्या है, 1.5 करोड़ से ऊपर होने पे आपको कंपल्शन है कि आपने वही नंबर लेना है। अब जो इसमें रिटर्न के टाइप आते हैं, हमें रिटर्न कैसे भरनी है। कंपोजिट डीलर को क्वार्टरली रिटर्न भरनी पड़ती है, मतलब हर 3 महीने में एक बार रिटर्न भरनी पड़ती है, जिस रिटर्न का नाम होता है CMP 08। मतलब इसमें उसको जो रिटर्न है वो हर महीने नहीं भर के 3 महीने में एक बार भरनी पड़ती है। लेकिन रेगुलर नंबर वाले को हर महीने रिटर्न भरनी पड़ती है। इसमें जो 3B रिटर्न है, जो हमें सेल और परचेज का एग्रीगेट जाता है, जिसमें हमने टैक्स वगैरह पे करना, तो उसको हर महीने भरनी पड़ती है। उसके बाद आगे आता है एप्लीकेशन ऑफ टैक्स। अब कंपोजिट डीलर जो भी सामान परचेज करता है उसमें जो GST उसने पहले पे कर दिया, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था कि बंदे ने 1000 रुपीज का मोबाइल खरीदा, उसमें 12% टैक्स पे कर दिया, तो वो टैक्स का बेनिफिट उसको आगे नहीं मिलेगा, सेल पे नहीं मिलेगा। लेकिन रेगुलर में जो है, रेगुलर में जो बंदा सामान आगे बेचेगा, उसने जो सामान खरीदा है उसका टैक्स का बेनिफिट उसको आगे मिल जाएगा। वो आगे जो उसने जो टैक्स पे करना है उसमें जो इनपुट टैक्स है उसका वो लेस हो जाएगा। उसके बाद आगे आता है टैक्स लायबिलिटी। जो कंपोजिट फर्म की उसकी टैक्स लायबिलिटी 3 महीने में एक बार बनती है, और 3 महीने जितनी उसकी टोटल टर्नओवर है, जितनी उसने टोटल सेल की है, उसका उसको एग्रीगेट 1% पे करना पड़ता है टर्नओवर के हिसाब से। जितने टर्नओवर, मान लीजिए उसकी पूरे 3 महीने में 10 लाख की टर्नओवर हो गई, तो 10 लाख का उसको 1% सिर्फ ही टैक्स उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है जी। और मान लीजिए अगर रेगुलर में उसको क्या होता है, हर महीने जो है टैक्स, जो अगर उसका लायबिलिटी बनती है तो उसको हर महीने टैक्स पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल लेते हैं, एक महीने में उसने 1000 रुपए की परचेज की, जिस पर 500 रुपए उसने परचेज के साथ ही टैक्स जो पे कर दिया, और उसी महीने उसने 1200 की सेल की और 700 रुपए टैक्स जो है वो कलेक्ट कर लिया। अब उसने क्या किया, उसने 500 रुपए का तो परचेज के टाइम टैक्स पे कर दिया है पहले, लेकिन जब वो सामान 1200 का बेचा तो 700 रुपए टैक्स उसने कस्टमर से ले लिया। अब उसको जो 700 और 500 का डिफरेंस है 200 रुपए, वो उसको आगे पे करना पड़ेगा। आगे चलते हैं हम लोग। एग्जम्पशन ऑफ एंट्री। कंपोजिट फर्म में टैली में परचेज की और सेल की एंट्री SGST, CGST, IGST नहीं लगाएगा, वो सिंपल लिखेगा टोटल उसने कितने का सामान खरीदा और टोटल उसने कितने का सामान बेचा। इसको हम डायरेक्ट टैक्स भी कह सकते हैं। और रेगुलर फर्म में टैली में परचेज और सेल की प्रॉपर एंट्री करनी पड़ती है, उसको टैक्स अलग अलग करके शो करना पड़ता है कि कितना उसने CGST पे किया, कितना उसने SGST पे किया और कितना उसने IGST पे किया। और
अब आगे चलते हैं नेम ऑन इनवाइस, मतलब जो कंपोजिट डीलर है उसको जो इनवाइस की हेडिंग है वो क्या देनी पड़ेगी, उसको बिल ऑफ सप्लाई लिखना पड़ेगा इनवाइस के ऊपर। मतलब वो इनवाइस का नाम टैक्स में इनवाइस नहीं लिख सकता, वो सिर्फ बिल ऑफ सप्लाई लिखेगा कि उसने कितना सामान किसको आगे भेजा है या किसी को बेचा है। और जो रेगुलर फर्म है उसमें उसको प्रॉपर टैक्स इनवाइस लिखना पड़ेगा क्योंकि उसने टैक्स उसमें पे किया है। और आगे चलते हैं, इसमें इसके एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं, तो हम एडवांटेज बताते हैं। कंपोजिट फर्म में बुक कीपिंग के लिए इजी है क्योंकि उसको कोई बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं चाहिए, उसको सिंपल देखना है कि उसने 3 महीने में कितने का सामान बेचा, कितना उसने लोगों को सामान बेचा, परचेज का कोई लेना देना नहीं है, उसको 3 महीने में एक बार रिटर्न फाइल करनी है। लेकिन रेगुलर फर्म में उसको पूरा परचेज पे इनपुट टैक्स कितना लिया है, सेल पे आउटपुट टैक्स कितना लिया है, वो सारा उसको मेंटेन करना पड़ता है, प्रॉपर उसको फर्म में सारा इनपुट और आउटपुट मेंटेन करना पड़ता है। और इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं, अगर कोई कंपोजिट रेगुलर फर्म में रजिस्टर है और कंपोजिट फर्म वाले से इनपुट लेने के लिए तो भी टैक्स इनवॉइस मांगे तो वो नहीं दे सकता। सिंपल मतलब है कि कंपोजिट डीलर किसी भी रेगुलर डीलर को सामान अगर बेचेगा तो उससे वो नहीं खरीदेगा क्योंकि उसको उसका आईटीसी ही नहीं मिल रहा है। और रेगुलर फर्म में क्या है कि रेगुलर फर्म में अगर टैक्स का मिसमैच होता है उसको प्रॉपर वे में काम करना पड़ता है, उसको प्रॉपर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, उसको प्रॉपर बुक कीपिंग करनी पड़ती है, उसको हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। तो रेगुलर में ये डिसएडवांटेज है। तो ये थी आज की हमारी पूरी क्लास जिसमें आपने सीखा कि जीएसटी होता क्या है, जीएसटी नंबर क्या है, उसमें किस तरीके से जीएसटी नंबर को लिखा जाता है, वो कैसे आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है, कंपोजिट फर्म क्या होती है, रेगुलर फर्म क्या होती है, इसमें लिमिटेशंस क्या है, क्या क्या फायदे हैं कंपोजिट नंबर लेने के, क्या क्या नुकसान है कंपोजिट नंबर लेने के, और रेगुलर के क्या क्या फायदे हैं, रिटर्न कौन कौन सी होती है, टैक्स के रेट क्या होते हैं, कितने % टैक्स लगता है, और फर्म जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के टाइप कौन कौन से हैं। तो ये सारा कुछ आपने सीखा है इसमें। तो हम आगे आपको सिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में कि टैली में हम जो वाउचर एंट्री कैसे करेंगे, तो उसके लिए बने रहिए हमारे साथ, अगली वीडियो में। थैंक यू।